तो अलाउद्दीन खिलजी ने वर्णन मिलता है कि बंजारों से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे दिल्ली के लिए, फौज के लिए, हमारे शासन के लोगों के लिए अनाज उपलब्ध कराएं। तो बंजारे चूंकि पूरे देश में ये काम करते थे अनाज विनिमय का, जहाँ ज़्यादा होता था वहाँ से खरीदते थे, जहाँ नहीं होता था वहाँ पहुँचाते थे। वन जा रहे थे इसीलिए थे, वनों में रहते थे, तंबू गाड़ के चलते थे और गाड़ियों में सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे। तो बंजारों ने इनकी मदद की और उपलब्ध कराया सामान। अलाउद्दीन खिलजी ने राशन व्यवस्था बनाई कि हर आदमी को इतना गेहूँ मिलेगा, इतना चाहिए मिलेगा। तो शासन जो पूरा ओवरऑल होता है, वो शासन तभी होता है स्थापित जब हम उसके सभी आयामों को छू रहे होते हैं। ये नहीं होता है कि हम आ गए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं तो हम पूरे हिंदुस्तान के शासक हो गए। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये शासन स्थापित हुआ। अब इसके हम दूसरे एस्पेक्ट को समझें कि शासन स्थापित करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे देश में ही अपने नियुक्त तो कर दिया आपने आदमी, लेकिन शासन चलाने का जो तंत्र है, जैसे आप बंगाल पहुंच गए तो वो शासन बंगालियों द्वारा ही चलाया जा रहा है। जहां भी शासन जो लोग चला रहे हैं उन्हीं के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए निचले स्तर पे किसी भी भारत की सांस्कृतिक सत्ता को ये शासन चुनौती नहीं दे पाए, न तोड़ पाए। इसलिए माना जाता है कि भारतीय गांव जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जिस स्वरूप में निर्मित हुए, उसी स्वरूप में अंग्रेजों के आगमन के पहले मौजूद रहे। यानी गांव में गांव वालों का राज है और भारत की स्मृतियां जो हैं उनमें बताया कि भाई 1/6 अनाज राजा का। तो 1/6 अनाज उनसे कोई भी राजा लेता था, तो वही अनाज ये लोग लेते थे। अब इनके कारिंदे कैसे ले जाएंगे और कैसे पहुंचेगा, ये सिस्टम जरूर बना रहे हैं। जो राजा है वो सिस्टम बना रहा है, लेकिन गांव से कहे कि 1/6 नहीं, मैं सारा अनाज ले जाऊंगा, या गांव में शासन भी हमारा आदमी करेगा, ये हिम्मत नहीं थी। गांव का शासन अपने नियमों से, अपने तरीकों से हिंदुस्तान में चलता रहा। इसीलिए भारतीय संस्कृति बची। भाई गांव के अंदर जातियों का अपना शासन है ना, कुटुंबों का, संयुक्त परिवारों का अपना शासन, और पूरे गांव का अपना शासन। उसका स्वावलंबन और स्वतंत्रता पूरे काल में मौजूद रही। कोई किसी मुस्लिम शासक की ताकत नहीं हुई। तो सबसे बड़ा जो शासक हुआ तुर्कों के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी, उसको हमने देखा। अब यहां एक दूसरी बात समझने की बात यह है कि इन तुर्कों के शासन को पलट दिया अफगानियों ने। अब तुर्क लोग जो आए वो अफगान लोगों को इसलिए हिंदुस्तान साथ लाए, कुछ गुलाम बना के, कुछ फौज में शामिल करके, कि बिना इनकी मदद के वो हिंदुस्तान में टिक नहीं सकते थे, क्योंकि अफगानिस्तान तो हमारे अपने लोग थे। तो ये जो अफगानी मुसलमान आए, दौलत खान लोधी ने इन तुर्कों से सत्ता छीन ली। जब लोधियों के पास सत्ता आ गई, अफगानियों के पास सत्ता आ गई तुर्कों से, उसके बाद बाबर की बात आती है। तो शुरू से बाबर बाबर गाने लगते हैं, प्रचार सा कर दिया है कि बाबर की औलाद है। तो बाबर कहाँ है? बाबर तो बहुत बाद में आ रहा है। लोधी जो आए राकेश जी, तो उनका क्या धर्म था या क्या मत, किस मत को वो मानते थे? नहीं, मत उनका भी इस्लाम था। ठीक है। इस्लाम ये लोग मान रहे हैं, लेकिन कम्युनिटीज अलग अलग है, समुदाय अलग अलग है, और समुदायों की अपनी संस्कृति होती है। हर समुदाय जो है उसकी अपनी संस्कृति होती है। उसने किसी धर्म को ग्रहण कर लिया इसका मतलब नहीं समुदाय का विघटन हो गया। वो समुदाय अपनी यूनिटी बनाए रखता है।
ये हम जैसे आगे देखेंगे, मुग़ल सल्तनत में हम वर्णन पढ़ेंगे अगर, तो ईरानी लोगों का अपना गुट है, तुरानी लोगों का अपना गुट है ना, मंगोल लोगों का अपना गुट है। अच्छा। तो इस्लाम तो सब मानना है, हम्म। लेकिन सबके अपने अपने गुट हैं, हम्म। और सबकी एक दूसरे के खिलाफ राजनीति भी है और एकता भी है। लेकिन इस पे हम जाने से पहले इस बात को समझ लें कि दौलत खां लोदी जो अफगान शासक थे, उनका पुत्र इब्राहिम लोदी। तो यानी एक अफगानिस्तानियों के, अफगानी लोगों का शासन हिंदुस्तान पे स्थापित होने के बाद तैमूर लंग के वंश की पिता और शुद्ध मंगोलाइट वंश की माता का पुत्र बाबर, जिसके बाप से सत्ता छीनने के बाद वो अपने मामाओं के पास रहा, मंगोल मामाओं के पास। उन्होंने उसको पाला और बाद में जब वो थोड़ा उम्र हो गई, उसकी 13-14 साल 15 साल की उम्र हो गई, तो उसने अपना एक रियासत हासिल की जो उसे परिवार के हिसाब से मिलनी थी। वहाँ से फिर वो अपनी योग्यता से उसने अपनी विजय हासिल करी और फिर हिंदुस्तान आने का स्वप्न हुआ। तो बाबर ने हिंदुस्तान में शासन किसके खिलाफ कायम किया? इब्राहिम लोदी को हराया ना, इब्राहिम लोदी को हराया ना दिल्ली के शासन के लिए। तो बाबर ही थोड़ी मुसलमान इस्लाम धर्म को लेकर आया हिंदुस्तान में, जो एक अवधारणा बना रखी है। तो ये बाबर के आगमन से सत्ता छिन गई अफगानियों से। लेकिन फिर अफगानियों से युद्ध हुआ ना, शेरशाह सूरी आया, उसने बाबर के लड़के से सत्ता छीन ली, हुमायूं से छीन ली। तो अफगानी और तुर्कों का या मंगोलों का कॉन्ट्रडिक्शन जो है, अंतर्विरोध जो है, वो भी तो सत्ता में चल रहा है। अब हम मुगल शासन पे जब विस्तार से देखते हैं, हुमायूं के बाद जब अकबर आया तो मुगल शासन स्थिर हो गया। लेकिन ये स्थिर क्यों हो गया? स्थिर इसलिए हो गया कि ये समझ गए कि बिना राजपूतों के हिंदुस्तान में शासन नहीं होगा। तो अकबर की नीति में हिसाब से उसने राजपूतों से अपने शादियां भी करी और क्लोज संबंध भी रखे। तो मुगल शासन को हम एक तरह से आधा राजपूतों का शासन समझ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अकबर ने जोधाबाई से शादी करी और जहांगीर ने भी जोधाबाई के खानदान में शादी करी। यानी आमेर के राजपूतों के साथ ही मुगलों के वैवाहिक संबंध होते रहे, प्रमुख रानियां वही रहीं। तो इन राजपूतों का शासन जहाँ पे था, आमेर में या चित्तौड़ में राणा प्रताप के वंश का शासन रहा, महाराणा प्रताप पे रहा, तो वहाँ क्या जाके उन्हीं लोगों का शासन रहा, राजपूतों का। कोई इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन सर्वोच्च सत्ता के रूप में मुगल सेंटर में हो गए अकबर में, और वो स्वीकार कराना चाहते थे अपनी अधीनता। लेकिन उनके अधीन पूरे हिंदुस्तान में जो राज था, उसमें बहुत से राज जो है वो हिंदू थे। तो इस तरह से मुगल शासन आया। अब मुगल शासन में बाबर ने अपनी वसीयत में लिखा है, बाबरनामे में, कि अगर भारत में शासन करना है तो भारत में गाय जो है वो पवित्र मानी जाती है, इसलिए गाय कभी मत कटने देना। इसलिए पूरे मुगल शासन में गाय काटने में प्रतिबंध रहा। अच्छा। हाँ, गाय नहीं काट सकते थे। बहादुर शाह जफर तक। हाँ, बहादुर शाह जफर तक। तो मुगलों के बारे में अब तो पूरा जो प्रोपेगेंडा है ना, वो मुगल पे आ जाता है, वो तुरक भूल जाते हैं।
मुगल पे आ जाता है। अब मुगल पे जो प्रोपेगेंडा इतनी बात कह रहे हैं, तो आप देखो बात कहाँ तक पहुँची। बात यहाँ तक पहुँची कि दारा शिकोह जब औरंगजेब तक तो शासन रहा, तो औरंगजेब से लोग बहुत नाराज हैं, हैं? लेकिन औरंगजेब तो एक पॉलिटिक्स के तहत कट्टर इस्लामिक परंपराओं को मानने वाला अपने आप को मना रहा था कि मैं राजा के रूप में कोई पैसा अपने ऊपर भी नहीं खर्च करूंगा, कुरान के तर्जुमे लिखूंगा और उससे जो पैसा आएगा उससे ही अपना खाना पीना चलाऊंगा। अच्छा। ये एग्जाम्पल रख रहा था इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स के हिसाब से शाहजहाँ का बड़ा लड़का दारा शिकोह उपनिषदों का विद्वान था, और दारा शिकोह जो है वो मुगल परंपरा का अकबर की तरह शासन करते हुए हिंदुओं के साथ मिलकर बिल्कुल शासन चला रहा था। दारा शिकोह के सिखों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। दारा शिकोह ने छत्रसाल उसके सेनापति थे बुंदेले, और छत्रसाल से जब उसकी औरंगजेब से लड़ाई हुई तो छत्रसाल जहां आरा से प्रेम करते थे, जो मुगल राजकुमारी थी, और जहां आरा ने अपने भाई दारा शिकोह से वो लिया कि अगर आप जीत के आओगे तो मेरी शादी छत्रसाल से कराई जाएगी। तो आप एक कल्पना करिए अगर दारा शिकोह उस युद्ध में जीत गया होता तो मुगल वंश कहाँ पहुंच गया होता। मुगल शहजादी की शादी भी हो जाती छत्रसाल से, है ना। किसके बीच में ये युद्ध था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, दो भाइयों के बीच में युद्ध था। औरंगजेब के सेनापति भी राजपूत और दारा शिकोह के सेनापति भी राजपूत। तो युद्ध राजपूतों के बीच में था या मुगलों के बीच में था, है ना। तीसरा एक प्रश्न और आ जाता है जिसे यहाँ समझना चाहिए। शिवाजी को लेकर बड़ा प्रश्न आ जाता है, हिंदू सत्ता और मुस्लिम सत्ता। तो शिवाजी ने अपनी सत्ता जरूर बनाई, लेकिन अगर किसी से पूछो कि संभाजी का पालन पोषण कहाँ हुआ, शिवाजी के पुत्र का, किसी पे है जवाब। शिवाजी के पुत्र का पालन पोषण औरंगजेब के यहाँ हुआ। अच्छा। क्योंकि औरंगजेब ने जो शिवाजी से संधि करी कि जहाँ तक आपका राज्य है वो आपका रहेगा, लेकिन आप मुगल राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, संधि करी ना। तो इस संधि के तहत कि पता नहीं शिवाजी की नीयत बदल जाए और दिल्ली पे आक्रमण कर बैठे, इस डर से उन्होंने बदले में संभाजी को अपने यहाँ रखा। तो संभाजी को तो औरंगजेब ने मुसलमान बना नहीं दिया। और जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो मराठों में फूट डालने के लिए, चूंकि ताराबाई और दूसरे मराठे जो है वो अपना शासन आगे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए संभाजी को मुक्त करके औरंगजेब ने वहां भेज दिया और मराठों के दो गुट बन गए, एक संभाजी समर्थक, एक संभाजी के खिलाफ। तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच शुरू में युद्ध भी हुआ, लेकिन शिवाजी का हिंदू राजाओं से भी युद्ध हुआ, शिवाजी का पुर्तगालियों से भी युद्ध हुआ। शिवाजी ने अपना साम्राज्य बनाया, लेकिन साम्राज्य बनाने के बाद लास्ट में उनकी संधि भी हो गई। और शिवाजी को जो पहली बार बंदी बनाया वो भी एक राजपूत राजा ने बनाया, जयसिंह ने। और शिवाजी को जब अपमानित शिवाजी ने फील करा और जाना चाहते थे तो वो भी एक राजपूत राजा ने वहां से निकाल दिया। औरंगजेब उन्हें बंदी नहीं बना पाया। तो ये शासन है। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ये शासन जो है ये एक भारतीय बन के शासन हुआ। जब खिलाफत से नाता तोड़ दिया तो भारत में तो हम वैष्णव होते हैं, शैव होते हैं, जैन भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं। तो भारतीय संस्कृति की तो एक परंपरा है। तो हमारे लोग तो इसको ईश्वर से कैसे संबंध कायम करेंगे, इसके लिए अनेक रास्ते में विश्वास करते हैं। और इतना विश्वास करते हैं कि अगर अल्लाह को मानने वाला कोई आ गया तो हम अल्लाह उपनिषद भी लिख देते हैं।
हमारे तो बहुत उपनिषद हैं, तो अल्लाह उपनिषद भी एक उपनिषद है हमारा। तो हम जब अनेकों मार्ग में विश्वास करते हैं, तो भारतीय समाज में कैसे प्रार्थना करोगे, कैसे पूजा करोगे, ये डिबेट यरूशलेम संस्कृति की है, भारतीय संस्कृति की नहीं है। इसलिए जैसे हम आज देखने की कोशिश करते हैं अंग्रेजी चश्मे से, उसे अगर उतार दें, भारतीय चश्मे से देखें, तो जैसे हम वैष्णव और शैवों को और शाक्तों को और जैनियों को और बौद्धों को सबको इजाज़त देते हैं, उसी तरह से इस्लाम को मानने वाले लोग जो हिंदुस्तान में आए, तो उन्हें इजाज़त मिल गई। बहुत से लोग इस्लाम को अगर अपना भी लेते हैं तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है समाज के अंदर। समाज के अंदर। वो शुरू में केवल पूजा पद्धति मानी जाती है, इसलिए शासन एक अलग चीज़ है और वो चीज़ अलग है। इसलिए हम देखते हैं अभी तक मज़ारों पे लोग जाते हैं, है ना। तो मज़ार तो ज़्यादातर शैव सिद्धों की है ना। अच्छा। हाँ, शैवों से जो इंटरेक्शन हुआ, तो बहुत से शैव सिद्ध सूफियों के साथ संपर्क में आके इस्लाम की ओर चले गए, तो वही मज़ार हैं। अब परिवर्तन कैसे हुआ? जैसे मैंने कहा कि बंजारों की कम्युनिटी मिल गई, अनाज उपलब्ध कराया, तो बंजारों के यहाँ शादी विवाह हो गए। बंजारे अपने आप को तुरक लिखने लगे, हमारे क्षेत्र में भी हैं ऐसे। अच्छा। हाँ, ऐसे ही हमें कबीर की कहानी में मिलता है। कबीर के हिंदू मुस्लिम शिष्य थे, इसका मतलब क्या है? बुनकर लोग, जो कोरी समाज है, उस कोरी समाज के लोग जो सामान बेचने जाते थे, तो चूंकि इनका नियंत्रण जो शासन का था वो उस पे नहीं था, गाँव पे इनका नियंत्रण था कि बाद में जो दुनिया आगे विकसित हो गई, उत्पादन ज़्यादा होने लगा, तो बाजार प्रमुख होने लगा, तो बाजारों पर नियंत्रण था, टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स में जो मुस्लिम कर्मचारी होते थे, तो ये फील करते थे जुलाहे बुनकर लोग कि अगर मुसलमान का नाम होगा हमारा, तो वहाँ थोड़ी सी आसानी होगी बाजार में सामान बेचने में, टैक्स शायद कम लग जाएगा, अपना मानेगा वो। तो जो बुनकरों के बीच कंपटीशन है, उसी कंपटीशन में बहुत से लोगों ने ऐसे नाम रख लिए कि वो मुसलमान साबित हों, लेकिन मुस्लिम इस्लाम तक पहुँचते पहुँचते धर्म को मानने तक उन्हें बहुत समय लग गया। इसीलिए कबीरदास जी के बारे में माना जाए कि वो इस्लाम की कोई भी बात नहीं जानते थे, ना उनका कोई लेना देना था ज़्यादा, और वो उन लोगों को, जो लोग बाहर के थे, तुरुष्क कहते हैं। कबीर के लेखों में तुरुष्क शब्द है तुरक के लिए। हाँ, तो मतलब भारत के लोग जो मुसलमान नाम धारण कर रहे हैं और मुसलमान होते जा रहे हैं, वो तुर्कों को अलग मानते हैं। तुरक बाहर से आए हैं, हम तो भारतीय हैं, भारत के लोग हैं। तो अगर कबीर के दोहों पे भी गौर कर लिया जाए, तो ये अंतर समझ में आ जाएगा कि कबीर के वक्त तक दुनिया में वो लोग कैसे देख रहे हैं। भारतीय आदमी है कबीर, वो कैसे देख रहे हैं इस्लाम को। और हम अकबर के दरबार में जो उलेमा होते थे, उलेमा, क्योंकि मुसलमानों की तो डिग्री है इस्लाम को समझने की, पहले मौलवी बनेगा, फिर लास्ट में जाके उलेमा हो जाता है। तो उलेमा जो होते थे, उनकी काउंसिल होती थी, तो उलेमा भी निर्णय नहीं कर पाते थे, राय देते थे, लेकिन अकबर ने कभी उलेमाओं की रायों को महत्व नहीं दिया। वो हमेशा अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। अकबर ने तो नवरत्न रखे अपने। अब 9 रत्नों में तो तानसेन है, बीरबल है, टोडरमल है, तो इनकी राय पे चल रहा है अकबर। सारा आर्थिक हिसाब किताब टोडरमल रखते हैं। अकबर की आय व्यय है, कितना टैक्स लिया जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो टोडरमल रखते हैं। तो इसे उस तरह का शासन नहीं समझा जा सकता। तो भारतीय समाज और संस्कृति में
इस्लाम धर्म को मानने वाले जो भी कम्युनिटीज़ आई, उन्होंने एक अपनी पूजा पद्धति के आधार पे अपना एक विशेष हिस्सा बनाया। लेकिन संस्कृति के तौर पे अगर हम आज भी देखें तो रिचुअल्स बहुत से ऐसे हैं शादी विवाहों के, मरने के, जो बहुत से रिचुअल्स इस्लाम में नहीं है। अच्छा। हाँ, अब भारतीय मुसलमान जैसे मज़ार पे जाते हैं तो ये भारत की अपनी परंपरा है, ईरानियों में है और भारतीयों में। भारत में मुहर्रम मनाए जाते हैं, केवल भारत में, दुनिया में नहीं। मुस्लिम मनाते हैं। मुस्लिम मनाते हैं, क्योंकि तैमूर लंग जब आया था तो उसने पहली बार कहा कि मैं वहाँ नहीं जा पा रहा, मुझे याद आ रही है हसन साहब की, तो उसको खुश करने के लिए बनाए गए, फिर वो परंपरा चल पड़ी। तो भारतीय मुसलमान भारतीय संस्कृति में रचे बसे इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और भारत राष्ट्र का एक वो हिस्सा है। राकेश जी, ये मजार और मस्जिद में भी क्या डिफरेंस है क्या? मजार अलग चीज़ है, मस्जिद अलग चीज़ है। इसमें क्या फ़र्क है? मस्जिद तो उपासना गृह है, हाँ। मस्जिद तो उनका उपासना गृह है, और मजार जो है उनके जो सिद्ध पुरुष हैं है, उनकी जगह है जहाँ जाके वो ये उम्मीद करते हैं कि ईश्वर, देखो गुरुवाद था, आप समझो सूफी संप्रदाय और नाथ संप्रदाय, ये सब लोग क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला के पाँव, बलिहारी गुरु आपने दिया गोविंद बताया। तो जो गुरु लोग थे इनके, जिन्हें मान लिया इन्होंने, वही तो मुसलमानों में पीर कहलाते हैं। हमारे पीर कौन है? और आज भी अगर आप देखोगे मुसलमानों के अंदर घुसोगे तो उनके लिए इम्पोर्टेंट पीर है, ना मौलवी है ना मुल्ला है, कोई भी है, उनका पीर कौन है? अच्छा। और उनके पीर होते हैं मजार पे, उनकी मजार है। जैसे भारत में बरेलवी, उसको मानने वाले बहुत लोग हैं, तो बरेलवी पीर है उनके। तो इस तरह अजमेर को मानने वाले हैं। तो अंडर करंट ही है, लेकिन ऊपर से जो आवरण है, जैसे हम जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, शैव हो सकते हैं, शाक्त भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश आगमन के बाद जो हमें हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, तो उस रूप में हम सबको मिला के एक कॉमन कैटेगरी बना देते हैं कि हम हिंदू हैं। उसी तरह उनकी बन जाती है कि हम मुसलमान हैं। जाति प्रथा उनमें भी मौजूद है। अच्छा, मुस्लिम में भी। मतलब तुर्कों के खिलाफ अंसारी हैं। अच्छा। सब पिछड़े मुसलमान, दलित मुसलमान, धोबी मुसलमान, ये मुसलमान सब हैं। तो सबकी जाति प्रथा अपने हिसाब से चलती है, शादी वादी जातियों में ही होती है। तो भारतीय संस्कृति को तो मानना है जातियों को, भारतीय संस्कृति को ही तो मानना है जातियों को। लेकिन ऊपर से आवरण चूंकि एक अंतर्द्वंद बना दिया गया, तो आवरण में हिंदू हो गए और मुसलमान हो गए। तो अगर हम भारतीय संस्कृति की बात को केंद्र में रखें, भारत राष्ट्र की बात को केंद्र में रखें, जो महात्मा गांधी ने रखा, और जो भारतीय है वो हमारा अपना है, इस बात को रखें, तो ये सारे अंतर्द्वंद भारत में समाप्त हो जाएंगे। हमारी सीधी लड़ाई जिस दुश्मन से है, जिसने हमें लूटा और इस देश के धन और दौलत को बाहर ले गया, उनसे सीधी लड़ाई हो जाएगी, आपस की लड़ाई खत्म हो जाएगी। और ये पशमंदा और अशराफ मुसलमानों का क्या है राकेश? ये तो वही भारतीय समाज है ना, जो पिछड़े हैं, जो शासन में रहे वो अगड़े। अच्छा। हाँ, तुरक या जो भी शासन में शासक जातियाँ होंगी, और जो पिछड़े समाज थे वो पिछड़े रह गए, वो पसमानदा हो गए। ये भारतीय बंजारे और ये अंसारी जो बने और ये बने, सब पसमानदा हो गए। तो इस तरह से हो गया। अब भारत में भारतीय राष्ट्र की बात तो बहुत लोग करते हैं, भारत राष्ट्र, भारत राष्ट्र, भारत राष्ट्र, लेकिन भारत के इतिहास का एक भी प्रश्न छू के उसको हल नहीं करते। अगर भारत के जितने भी कपड़ा बुनने वाले हैं, उन्हें ये बताओ कि कोरी जाति के लोग थे,
जिन्हें आज अंसारी कहा जाता है परिवर्तित करके, तो उनका इतिहास उन्हें बताओगे कि कोरी जाति के लोग हैं, कहाँ से आए, क्या है, तभी तो समझ में आएगा। अब तुम तो बताओगे नहीं। अब अंग्रेजों ने एक किताब लिख दी कि अंसार कबीला था मदीना में, और वहाँ से आए हो, अंसारी हो, उर्दू में लिखवा दी किताब, अच्छा। तो वो मदीना से जोड़ रहे हैं अपने आप को। तो आप क्यों नहीं बता रहे उन्हें? हाँ। तो ये काम तो राष्ट्रवादियों को करना है, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे कोई काम तो हुआ नहीं। महात्मा गांधी ने ही भारतीय मन को छूते हुए सबको छू लिया था। तो ना भारतीय मन को छू रहे, ना कुछ छू रहे, सारी बातें हम वेस्टर्न माइंड के उससे डायलॉग कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, जो हमारे दिमाग की दुनिया नहीं है, हमारे दिमाग से बाहर की दुनिया है, और उसमें कुछ हमें रटाया गया है। उन प्रश्न उत्तरों को हम लोग बोलते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। इससे लड़ने के लिए भारत के सच्चे राष्ट्रवादियों को ज्ञान की दुनिया में उतरना पड़ेगा और इन बातों का जवाब देना।